देखते हैं वो है प्रोसीजर फॉर पोस्टल आर्टिकल्स। तो पोस्टल आर्टिकल्स के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। सेक्शन नंबर 83 और 84 में हम बात करने वाले हैं ये वाली चीज़ों की। तो क्या बोला गया है, सेक्शन नंबर 83 एंड 84 कंटेन्स द सब्सटेंटिव प्रोविजन। सब्सटेंटिव के लिए क्योंकि पूरे प्रोविजंस नहीं, यहाँ पर मेन प्रोविजन यहीं पर कंटेंट है। कौन से इसमें 83 और 84 में, रिलेटिंग टू गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट और थ्रू ऑथोराइज कुरियर। तो इसमें दो चीजें, पोस्ट भी है और ऑथोराइज कुरियर तो है ही। तो पोस्ट और ऑथोराइज कुरियर, रेलिवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। इसका क्या मतलब है, सेक्शन नंबर 83 हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या पता करने वाले थे कि रेलिवेंट डेट कौन सी होगी जब हम रेट ऑफ ड्यूटी और उसके वैल्यूएशन का पता लगाएं। तो उसके लिए हमको कौन सी डेट यूज करनी है। तो देखो इसके लिए अपने को वो लेटर ऑफ द टू डेट्स यूज करनी है। कौन सी डेट, सबसे पहला जब इंपोर्ट बाय पोस्ट हो, क्या हो, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। देखो अभी यहाँ पर ऊपर हम बात किसी कर रहे हैं रेलिवेंट डेट फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत में जो है फर्स्ट पॉइंट में केवल इंपोर्ट की बात करेंगे। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज दैट रेलिवेंट डेट फॉर इंपोर्ट, तो इंपोर्ट के लिए कौन सी डेट होगी, बाय पोस्ट जो होगी, इज द लेटर, कौन सी, किसके किसके लेटर, मतलब बाद वाली, इन दोनों में से। सबसे पहला लिस्ट बाय पोस्ट मास्टर, जब जिस दिन वो पोस्ट मास्टर लिस्ट दे देगा प्रॉपर ऑफिसर को या कस्टम अथॉरिटीज को, वो डेट, या फिर जब उसकी वैसल अराइव हो रही है वो वाली डेट, दोनों में से जो बाद में होगा। अब इसको डिटेल में देखते हैं। The rate of duty and tariff value, if any, applicable to any goods imported by post or courier shall be the rate and valuation in force on the date on which the postal authorities or the authorized courier present to the proper officer a list containing the particulars। क्या देंगे वो, लिस्ट देंगे जिसमें क्या होंगे, particulars of such goods for the purposes of assessing the duty thereon। यानी ड्यूटी असेस करने के लिए जिस दिन ये लोग वो पर्टिकुलर्स दे देंगे, वो डेट को माना जाएगा डेट। फिर उसके बाद अगर मान लो कि पोस्टल गुड्स जो है वो ऑन अ वेसल आ रहे हैं और लिस्ट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स इज अवेलेबल एंड इज फाइल्ड बाय द पोस्ट मास्टर, ये तो उसने पहले ही भर दिया है लिस्ट, तो फिर उस केस में क्या होगा, मतलब अगर उसने पहले ही भर दिया और वेसल अभी आया नहीं, तो बिफोर द अराइवल ऑफ द वेसल अगर वो ये चीजें भर देता है तो लिस्ट शेल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ऑन द डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल। मतलब देखो इसने इस प्रोविजन को थोड़ा सा टेढ़े वे में लिया, हमने जो समझे, जो हमने बाद में समझे, इस समय चीज आसान हो गई। हमें तो लेटर ऑफ द डेज देखना है एक्चुअली, जिस दिन वो अराइव हुआ या फिर जिस दिन उसने उसको डिलीवर कर दिया वो पर्टिकुलर्स। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये वाला सेक्शन सिर्फ इसी की बात कर रहा है, किसकी, डिलीवरी की, इसकी। तो जब भी ये अथॉरिटीज को डिलीवर कर देंगे, पोस्टल अथॉरिटीज कस्टम अथॉरिटीज को जब भी डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर देंगे, हम उसी डेट को मानेंगे हमारी रेलिवेंट डेट। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि वो एसएल जो वैसल है वो बाद में आता है, तो फिर जिस दिन वो वैसल आ रहा है ना वही डेट मान लो आप इस चीज की। ठीक, तो बस वही लेटर ऑफ द फॉलोइंग था, तो उसको थोड़ा सा उसने अलग वे में डिटरमाइन किया है, बाकी उसका इफेक्ट वही आता है। अभी हमने इंपोर्ट की बात की थी, अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट में क्या होता है, द रेट ऑफ ड्यूटी, देखो रेट ही पता करना है और टैरिफ वैल्यू ही तो पता करना है। तो उस केस में वो कौन सी डेट होगी, तो वो डेट होगी ऑन द डेट ऑन विच, जब भी एक्सपोर्टर डिलीवर कर देता है उन गुड्स को पोस्टल अथॉरिटीज को। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, एक्सपोर्टर जैसा है तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, ये पोस्ट वालों को दे देगा, तो भाई एक तरह से ये एजेंट टाइप के हो गए। लेकिन ये एजेंट भी नहीं कहलाएंगे क्योंकि एक्चुअली ये अथॉरिटीज है, क्योंकि इसके आगे एक्सपोर्टर को कुछ थोड़ी करना है, अब सब काम पोस्टल अथॉरिटी करेंगी। इसलिए हम ये वाली डेट को मान लेंगे कि जिस दिन भी एक्सपोर्टर ने पोस्टल अथॉरिटीज को गुड्स दे दिए, है ना, एक्सपोर्ट डिलीवर्स द सर्च गुड्स टू पोस्टल अथॉरिटीज, और ऑथोराइज कुरियर को भी दे सकता है वो एक्सपोर्टेशन के लिए, वो डेट को मान लेंगे आप वाली डेट। तो इंपोर्ट में दो केस है लेकिन एक्सपोर्ट में एक ही केस है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 84। सेक्शन नंबर 84 देखने लायक कुछ भी नहीं है, ये बताता है कि प्रोसीजर फॉर गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट कुरियर। ठीक, तो ये इम्पावर कर देता है वाला सेक्शन कि वो रेगुलेशन बना सकते हैं, किस किस बारे में, फॉर्म और मैनर के बारे में बना सकते हैं, एंट्री में भी में एग्जामिनेशन असेसमेंट के बारे में बना सकते हैं, ट्रांसिट ट्रांसशिपमेंट के बारे में बना सकते हैं। ये उतना रेलिवेंट नहीं है।
अब देखते हैं हम इस वाले एक्ट अपने कस्टम एक्ट से थोड़ा दूर चलते हुए अब हम एक्चुअली पहुंच रहे हैं कौन से एक्ट में, वो होगा हमारा पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंदर। लेकिन उसके बीच में एक सेक्शन आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पोस्ट। ये जो ऊपर प्रोसीजर की बात हो रही थी ना, उसी का एक पॉइंट है ये। इन केस ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड बाय पोस्ट, द एजेंसी फॉर द कैरियज ऑफ गुड्स, गुड्स को कैरियज करने की एजेंसी कौन होगी? वो होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी पोस्ट का आएगा तो उसमें हमको क्या लिखना है कि जो कैरियज ऑफ गुड्स की जिसके पास एजेंसी है वो कौन है? हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो सी से हो, चाहे वो एयर से हो, चाहे वो लैंड से हो। द कंट्रोल ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट का रोल कॉल केवल और केवल इन्हीं केसेस में है, और वो केस है, एंड आता है दोनों के बीच में, ठीक है, याद रखना है, बीच में एंड आता है। वो केस क्या है? सबसे पहले कि वो ड्यूटीएबल गुड्स हो, मतलब ऑन विच देयर इज ड्यूटी, और साथ साथ मैं हर, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि ड्यूटी वाले, जिसमें तो सब कुछ कवर हो जाते हैं, लेकिन वो तो बोल रहा है कि केवल कैरियज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कस्टम का तो कुछ स्पेसिफिक में ही एक्ट है और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ही कस्टम का कंट्रोल है। तो वो दो स्पेसिफिक चीज़ें क्या है? अगर गुड्स पर ड्यूटी हो और साथ साथ वो सब्जेक्ट हो प्रोहिबिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन के कस्टम एक्ट के अंदर, और एनी लॉ, मतलब लॉ किसी भी लॉ में उनका देश में आना प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट हो। तो यही दो कंडीशन है, एक्चुअली एक ही कंडीशन है। और अगर मैं उसको सिंपली बोलूँ तो ड्यूटी, ऐसे ड्यूटीएबल गुड्स जिनका हमको इंडिया में लाना प्रोहिबिटेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड है, उनके ऊपर ये वाला कस्टम का अथॉरिटी चलती है। द कस्टम्स हैव नो कंसर्न ओवर अदर गुड्स, दूसरे गुड्स से कस्टम को कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे इंडियन पोस्ट एक्ट में, द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 contains certain provisions to facilitate this control. The first of these is section number 24। अब हम बात करने वाले 24 और 24A की। 24 बोलता है कि कस्टम अथॉरिटीज को कुछ पावर दी गई है, किसको? सॉरी, पावर टू डील विद पोस्टल आर्टिकल्स कंटेनिंग गुड्स कॉन्ट्राबैंड और लाइबल टू ड्यूटी, ठीक है, except as otherwise provided in this act, where postal articles suspected to contain any goods of which the import by post or transmission by post is prohibited by or under any enactment for the time being in force। मतलब पोस्ट ऐसे कोई गुड्स जिनका पोस्ट द्वारा ट्रांसमिशन या फिर उनका लाया जाना यानी इम्पोर्ट, ये दोनों चीज अगर किसी भी इनेक्टमेंट, किसी भी लॉ में अगर ये प्रोहिबिटेड हैं, तो फिर और या फिर वो लाइबल टू ड्यूटी हैं, तो फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफिस राइटिंग टू एड्रेसी इनिशिएटिंग हिम टू अटेंड आइदर इन पर्सन और बाय एजेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम है। देखो ये चीज़ यहाँ पर, ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, इसको हम यहाँ पर नहीं भी पढ़े तो चलते हैं, क्योंकि हमको नीचे ये बहुत ही क्लियरली ये चीज़ को लिख के लिया है। तो क्या लिख के लिया उसने? द पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी हैज़ द राइट, उसके पास राइट भी है और ड्यूटी भी है, किस चीज़ की? वो चाहे तो ओपन भी कर सकता है और एग्जामिन भी कर सकता है पोस्टल आर्टिकल्स को। ऐसा वो कब कर सकता है? केवल और केवल दो केसेस में, अगर वो गुड्स लाइबल टू ड्यूटी हो और फिर वो सब्जेक्ट टू प्रोविजन हो किसी भी लॉ के अंदर, या फिर, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या हुआ है? और। तो ये थोड़ा सा हमारी शुरुआत से जो चीज़ फंस रही थी उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं बना रहा है क्योंकि अभी हम पोस्टल एक्ट में चल रहे हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हुई तो याद रखना कि वो ऊपर कस्टम वाले में एंड लिखा था, यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है और। अगर वो ड्यूटी पे लायबल हैं या फिर सब्जेक्ट टू प्रोविजन अंडर लॉ है, तो क्या हो सकता है कि अथॉरिटी के पास ये राइट है और ड्यूटी भी है उसकी कि वो उसको खोले और उसको एग्जामिन करे पोस्टल आर्टिकल्स को। लेकिन इसे खोलने के पहले इसके पास उसे इशू करना है क्या? नोटिस, ऑफ कोर्स राइटिंग में, किसको? एड्रेसी, टेकिंग अकाउंट, आस्किंग हिम टू बी प्रेजेंट, क्या बोलना है उसे? कि वो प्रेजेंट रहे जब वो गुड्स को ओपन करने वाले हैं उस समय पर। फिर अब जो एड्रेसी है वो चाहे तो खुद से भी आ सकता है या फिर एजेंट्स के साथ भी आ सकता है, और अगर एड्रेसी या फिर एजेंट नहीं टर्न अप होते हैं अपॉइंटेड टाइम और प्लेस पर, तो फिर वो लोग खुद से खोलने के लिए उसके लिए उनको अथॉरिटी मिली हुई है। फिर उसके बाद 24 एक कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ डराता है। ये बस इतना बोलता है कि अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए, मतलब जो आपने जिन आर्टिकल्स को रोक लिया हो उसको अगर ऑर्डर कोई आ जाए, जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर, जनरल ऑर्डर या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आ जाए तो आपको उसको रेलिवेंट अथॉरिटी को डिलीवर कर देना है, ठीक है। फिर अपन इसको पढ़ लेते हैं। The power enabling the postal authorities to deliver such articles to the custom authorities is enshrined in section number 24A of the Indian Post Office Act. The relevant provisions read as follows. The central government may by चाहे तो जनरल नोटिफिकेशन से, जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से इम्पावर कर सकती है किसको, ऑफिसर ऑफ पोस्ट ऑफिस को, क्योंकि उसी के पास तो गुड्स है ना। और वो ऑफिसर किस में स्पेसिफाई होगा, उसी ऑर्डर में, उस ऑर्डर में वो लिख दे कि हाँ ये वाले ऑफिसर को डिलीवर करना है एनी पोस्टल आर्टिकल रिसीव बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया or suspected to contain anything liable to duty to such custom authorities as may be specified in the said order, and such customs authorities shall deal with such article in accordance with the provision of C Custom Act, now Custom Act, or any other law for the time being in force. Thus, once postal authorities have found some postal articles to contain dutiable or prohibited goods, that authority should deliver the postal articles in question to the custom authorities for necessary action. ठीक है ना। तो भाई अगर गुड्स उसके पास रखे हो तो गुड्स का करेगा क्या, ऑफ कोर्स वो डिलीवर कर देगा। किसको डिलीवर करेगा, कस्टम वालों को डिलीवर करेगा, है ना। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने लायक बात मुझे तो नहीं लगी। यही हमारा ये वाला प्रोविजन भी खत्म होता है। अब देखते हैं हम स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टोर्स। द टर्म स्टोर्स has been defined under section 238 of custom act to mean goods for use in vessel, जिन भी चीज़ को आप यूज करने वाले हो वेसल में या फिर एयरक्राफ्ट में। और वो इंक्लूड करते हैं क्या, सबसे ज्यादा क्या यूज होगा आपके एयरक्राफ्ट में। देखो पेट्रोल तो आप भरा लेते हो गाड़ी में, लेकिन एयरक्राफ्ट का फ्यूल आपको कैरी करना पड़ता है, तो इसलिए उसमें इंक्लूड्स में क्या ऑप्शन आया, फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स, ठीक, एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। जरूरी नहीं कि वो इमीडिएट फिटिंग के लिए हो, कोई दूसरे भी आर्टिकल्स हो सकते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इट कवर्स आइटम्स लाइक फूड, ड्रिंक्स, मेडिसिन, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड लाइफ बोट्स, आर्टिकल्स और इक्विपमेंट यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है एंटरटेनमेंट, क्योंकि बाकी तो अगर कुछ भी आया तो अपन लिख लेंगे, लेकिन इंटरटेनमेंट वाला में भी आप भूल जाओ। इन एडिशन टू फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स एंड अदर इक्विपमेंट, ये भी चीजें होती है, हमने देख ली कौन कौन सी चीजें होती है। अब these items are not imported into or exported out of India in the course of international trade. ये items को ना तो हम import करते हैं, neither are not imported nor exported out of India in the course of international trade, but by the very fact of their being brought into India from a place outside India, केवल इस फैक्ट के कारण कि वो being brought into India from a place outside India या फिर place outside India to India, from India to a place outside India, वो लोग कस्टम के रिगर में आ जाते हैं, यानी कस्टम की चपेट में आ जाते हैं। दिस हैज नेसेसिटेटेड, इस कारण से स्पेशल प्रोविजंस आए हैं, किस लिए, उन स्टोर्स के लिए। सेक्शन नंबर 85 to 90 of the Custom Act contains detailed provisions relating to treatment of store अंडर द एक्ट। कौन से सेक्शन हम पढ़ेंगे, 85 से 90। स्टोर लिस्ट इज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एज पार्ट ऑफ इम्पोर्ट मैनिफेस्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। क्या क्या देना है, क्या देना है आपको, स्टोर लिस्ट। स्टोर लिस्ट आपको कहाँ कहाँ देनी है, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट में भी देनी है और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट में भी देनी है और एक्सपोर्ट रिपोर्ट में भी देनी है, ठीक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के ही मैनिफेस्ट और रिपोर्ट में आपको ये चीज देनी है, क्या चीज देनी है, वो है स्टोर लिस्ट। वेयर हाउस ऑफ स्टोर्स, अभी हमने क्या देखे, सेक्शन नंबर कोई भी नहीं देखे अभी हमने। अब हम देखने वाले हैं पहला चीज जो है सेक्शन नंबर 85। इट हैज बीन फाउंड कन्वीनियंट, ये ऐसा देखा गया है कि ये कन्वीनियंट है, क्या कि हम अलाउ कर दें इंपोर्टेड शिप स्टोर्स को, मतलब ऐसे शिप स्टोर को जो हमने इंपोर्ट किए हैं, जैसे इंपोर्टेड पेट्रोलियम, ठीक है, कि इसको आप जो है स्टोर कर दो कहाँ, बॉन्डेड वेयर हाउस में, एंड देयर आफ्टर सप्लाई इट टू वेसल और एयरक्राफ्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो तभी एयरक्राफ्ट को दे दिया जाए। सेक्शन 85 प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी इंपोर्टेड गुड्स आर एंटर्ड फॉर वेयर हाउसिंग एंड द importer makes and subscribes to a declaration that goods are to be supplied as stores to the vessel
और एयरक्राफ्ट विदाउट पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। मतलब कुल मिला के स्टोर्स को हमने ड्यूटी से बाहर रखे हैं, स्टोर्स को हमने ड्यूटी से बाहर रखे हैं, लेकिन वो वेयर हाउस में लेके जा रहा है, तो उस समय उसको क्या करना है, मेक और सब्सक्राइब करना है क्या, एक डिक्लेरेशन, उसे एक डिक्लेरेशन देना है कि वो जो गुड्स है वो एज ए स्टोर हम रख रहे हैं, और फिर वो बिना पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी के उनको वहां पर रख सकता है। दिस चैप्टर द प्रॉपर ऑफिसर में परमिट द गुड्स टू बी वेयर हाउस विदाउट द गुड्स बीइंग एसेस टू ड्यूटी, मतलब बिना उन्हें एसेस किए ड्यूटी को हम उन्हें वेयर हाउस में रख सकते हैं, है ना। This is a deviation from general provision of warehousing. Of course, general provision of warehousing से अलग है, though such duty is not payable at the time of warehousing. ठीक है, इसमें कुछ नहीं। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स, अब ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट हम आगे देखेंगे, तो अभी हम सिर्फ इसका जनरल मीनिंग देखेंगे। एनी स्टोर इम्पोर्टेड इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट, कोई भी स्टोर जो कि हमने वेसल या फिर एयरक्राफ्ट में इंपोर्ट किया है, मे रिमेन ऑन बोर्ड, मतलब वो वेसल के ही अंदर रह सकता है, और एयरक्राफ्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, वो वेसल में ही पड़ा है, विद वाइल इट इज इन इंडिया, जब वो इंडिया में है उस समय वो उस उसमें रह सकता है उस केस में, और इसको कहा गया ट्रांजिट। ठीक, अब आता है बात ट्रांसशिपमेंट। एनी स्टोर्स इंपोर्टेड इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट में विद द परमिशन, अब देखो ऊपर तो परमिशन की भी जरूरत नहीं थी, अब नीचे क्या बोल रहा है, विद द परमिशन of proper officer be transferred to any vessel or aircraft as stores for consumption therein, मतलब जो किसी भी इंपोर्ट हमने किए थे किसमें, वेसल में या फिर एयरक्राफ्ट में, उसे हम विद परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी वेसल में या फिर एयरक्राफ्ट में एज ए स्टोर फॉर कंजम्पशन देयरइन, और इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, यानी ये दोनों ही चीज पॉसिबल है। सेक्शन नंबर 86 हमको यही बताता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 87 में। सेक्शन नंबर 87 ऑफ कस्टम एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी इंपोर्टेड स्टोर्स ऑन बोर्ड अ वेसल और एयरक्राफ्ट अदर देन, जिसपे सेक्शन नंबर 90 अप्लाई होता है, सेक्शन नंबर 90 को भी छोड़ दो, लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंपोर्टेड स्टोर है जो कि वेसल के अंदर रखा हुआ है, may without the payment of duty be consumed during the period such vessel or aircraft is a foregoing vessel or aircraft, यानी फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट है, अगर वो फॉरेन में जाने वाला एयरक्राफ्ट है तो जब तक वो उसमें है उसके एयरक्राफ्ट में, वो तब तक उसको यूज कर सकते हैं विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। दिस कवर्स द सिचुएशन बिटवीन द फर्स्ट इंडियन पोर्ट या फिर एयरपोर्ट ऑफ अराइवल टू द फाइनल इंडियन पोर्ट या फिर एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया। इसका क्या मतलब है, दिस कवर्स द सिचुएशन बिटवीन, ये उन सिचुएशन को कवर करता है जो कि बीच में है इन दो चीजों के, फर्स्ट इंडियन पोर्ट या फिर एयरपोर्ट ऑफ अराइवल, यानी सबसे पहले वो जहाँ पर अराइव हुई है, टू द फाइनल इंडियन पोर्ट, और जहां से वो जाने वाली है, मतलब वो इंडिया को आई, ठीक है, कोई वेसल, ये मेरा इंडिया है, यहाँ पर कोई वेसल आई, ठीक, यहाँ पर वो कोई फर्स्ट पोर्ट पर रुकी, और फिर वो यहाँ से जब जाती है फाइनल पोर्ट से, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक, इसमें वो बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के यहाँ से यहाँ तक, ठीक, वो बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के यूज कर सकती है उसको। In other words, no duty is leviable as long as the vessel या aircraft is a foreign going vessel या फिर aircraft, यानी उसका उद्देश्य ये है कि जब ये जा रही है ना तो ये फॉरेन में जाए, इंडिया के दो पोर्ट्स के बीच में घूम रही, ठीक है, जितना कंज्यूम करना है करो, लेकिन वो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, नो ड्यूटी इज लेविएबल एज लॉन्ग एज द वेसल या फिर एयरक्राफ्ट इज फॉरेन गोइंग वेसल या फिर एयरक्राफ्ट। However, if the aircraft या फिर vessel ceases to be so and converts to a total run local flight, टोटल रन या फिर लोकल फ्लाइट में वो कन्वर्ट हो जाती है, ड्यूटी विल बी चार्जेबल ऑन स्टोर्स ऑन बोर्ड, यानी कि वो अगर इंडिया के बीच में, मतलब वो अपना सफर यहाँ खत्म करता है, वो बाहर नहीं जाने वाले, वो इंडिया में ही रहने वाले, तो फिर जो भी आपने इंपोर्ट किया हो वेसल और स्टोर्स को, उसके ऊपर ड्यूटी लग जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ, it follows that in other cases normal law of levy and assessment to import duty would apply। thus in the case of vessel, मतलब अब अपन नॉर्मल केस देखने वाले, thus in the case of vessel या फिर एयरक्राफ्ट
अराइविंग इन इंडिया एंड टर्मिनेटिंग देयर voyage एट पोर्ट ऑफ अराइवल। मतलब उनका अराइवल जैसे ये इंडिया है, ये वो आई, ठीक है, अब वो इसके आगे कहीं नहीं जाने वाली। ये हो गया पहला केस। या फिर वेसल या फिर एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में आई और सब्सिक्वेंटली कन्वर्टिंग इनटू कोस्टल voyage, अब वो इंडिया के यहीं 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 घूम रही है ना। और डोमेस्टिक फ्लाइट, इम्पोर्ट ड्यूटी वुड बी चार्जेबल ऑन द अनकंज्यूम्ड स्टोर्स। ओके, फिर जो भी वो स्टोर्स को लेके आई है अपने साथ, उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज हो जाएगी। अब कब चार्ज होगी, यही वाला पॉइंट इसमें सबसे मेन है। एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, कहाँ चार्ज होगा, एंट्री पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे चार्ज होगा ड्यूटी। द स्टोर लिस्ट इन अराइवल मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फॉर्म्स द बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी लायबल। किन फॉर्म पे बेसिस पर हम ड्यूटी लगाएंगे, तो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या फिर अराइवल मैनिफेस्ट के बेसिस पर। ठीक, मतलब कुल मिला के अगर उसका स्टॉप हो गया हो वहां पर इंडिया में आके उसका वो आगे, तो फिर आप जो भी अनकंज्यूम्ड है उस पर ड्यूटी लगाओगे। या फिर वो वेसल जो है वो अराइविंग इन इंडिया और बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है कोस्टल voyage या फिर रन और डोमेस्टिक फ्लाइट, मतलब वो वहीं 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 घूमती रहती है, ठीक है, तो फिर उस केसेस में आपको देना पड़ेगी ड्यूटी। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 69 एंड चैप्टर 10 टू स्टोर्स, ये क्या है, ये हमें बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 88 में। अभी हमने 85 में क्या बात किए थे, 85 में हमने बात की थी कि ये अच्छा रहता है कि हम उसको कन्वीनियंटली वहाँ पर स्टोर कर दें वेयर हाउस में, ठीक, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। 86 और 87 में ट्रांससेट और ट्रांसशिपमेंट की बात किए थे 86 में, और 87 में क्या बात किए थे कि कब जो है हमको ड्यूटी पर चार्ज करना है और कब हमको ड्यूटी पर नहीं चार्ज करना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 88 की। सेक्शन 88 क्या होता है, सेक्शन नंबर 69 allows warehouse goods to be exported on payment of export duty if any from the warehouse, ठीक। By virtue of section number 88, this benefit is available to warehouse goods if they are taken on board on any foreign going vessel or aircraft as stores। इसका क्या मतलब है, सेक्शन नंबर 69 जो होता है वो अलाउ करता है वेयर हाउस गुड्स को एक्सपोर्ट होने के लिए। अगर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी दे दो उसके बाद आप ले जा सकते हो उनको। थस नो इम्पोर्ट ड्यूटी इज पेड ऑन सच गुड्स, इसलिए उन गुड्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी तो कुछ नहीं पे होती। तो सेक्शन 88 जो है ना वो इसी वाले प्रोविजन को वेसल वो वेयर हाउस गुड्स पे भी अगर अप्लाई करवाता है अगर वो फॉरेन गोइंग वेसल है तो, ठीक। फर्दर एज पर सेक्शन नंबर 74, where duty paid imported goods are exported within 2 years, then subject to certain conditions such duty shall be repaid as drawback, ठीक है। एज अ ड्रॉबैक वो ड्यूटी रीपे हो जाती है अगर वो 2 साल में हम वापस कर दें। तो सेक्शन 88 यही बेनिफिट को अवेलेबल कराता है इम्पोर्टेड स्टोर्स के लिए। तो अब अगर मैं इसको बहुत ही प्रिसाइज वे में देखूँ तो कुछ नहीं है। देखो सेक्शन नंबर 69 बोलता है कि आप जब वेयर हाउस से निकालोगे अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए तो आपको ड्यूटी दे देना है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टोर्स पे तो लगती नहीं है, तो पहली बार से सीधे सीधे हो गया कि उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देना है अगर वो फॉरेन गोइंग वेसल है तो, ठीक। नेक्स्ट हम क्या होता है अगर हमने कोई गुड्स को जो है 2 साल में वापस कर दिया, ठीक, 2 साल में अगर हम गुड्स को जो इसको इम्पोर्ट किया है उनको वापस कर देते हैं तो हमको कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, मतलब जो लगी वो वापस हो जाती है। तो यही प्रोविजन को सेक्शन 88 इस 74 के सेक्शन को अपने अंदर भी ले आता है और बोलता है कि ठीक है आप जो है ऐसा कर सकते हो। लेकिन in case of imported goods which have been re-exported after import duties for the same have been paid, the original import duty paid is eligible as drawback, ठीक है, हम उसको एज अ ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं। For stores like fuels and lubricant, oil taken on board any foreign going vessel or aircraft, the whole of the import duty is available। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फॉरेन गोइंग वेसल पर, हर वेसल पर नहीं, फॉरेन गोइंग वेसल पर कोई फ्यूल या फिर लुब्रिकेंट है तो उसका कितना 100% आपको ड्यूटी वापस हो जाएगी, जबकि नॉर्मली 98% वापस होती है, ठीक। इंपोर्टेड गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड विदाउट क्लियरिंग इट
for home consumption on payment of export duty from warehouse under section number 69. Imported goods can be exported without clearing for home consumption on payment of export duty from warehouse under section number 60. Imported goods को आप export कर सकते हो बिना क्लियरिंग के होम कंजम्पशन से, और पेमेंट भी नहीं करना आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी का अंडर 69। अब आ रहे हैं हम सप्लाई ऑफ स्टोर, जो कि सेक्शन नंबर 89। सेक्शन नंबर 89 ऑफ द कस्टम एक्ट कवर्स द केस ऑफ इंडिजीनियस गुड्स। क्या केस कवर करता है ये? इंडिजीनियस गुड्स विच आर सप्लाइड टू अ वेसल एज अ शिप स्टोर। इट स्टेट्स दैट गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ऐसे गुड्स जो कि प्रोड्यूस हुए हों या मैन्युफैक्चर हुए हों इंडिया में, and required as a store on any foreign going vessel or aircraft may be exported free of export duty in such quantities as the proper officer may determine। अभी जो हम तब से ऊपर बात कर रहे थे ना, जो हम तब से ऊपर बात कर रहे थे कि वो आप फॉरेन वेसल में जो हम ले जाएंगे, तो जब फॉरेन वेसल में ले जाओगे तो ठीक है, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है, ठीक। लेकिन उसमें क्या बोला गया कि कुछ क्वांटिटी जो कि प्रॉपर ऑफिसर में डिटरमाइन हैविंग रिगार्ड टू साइज ऑफ द वेसल या फिर एयरक्राफ्ट, द नंबर ऑफ पैसेंजर एंड द क्रू एंड द लेंथ ऑफ वोयागे और द जर्नी ऑन व्हिच द वेसल और एयरक्राफ्ट इज अबाउट टू डिपार्ट। इन नटशेल, ड्यूटी फ्री सप्लाई ऑफ स्टोर शुड बी एज पर एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट। यानी कुल मिला के देखो, स्टोर ले जा रहे हो, खाने पीने का सामान ले जा रहे हो, तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को एग्जेम्पशन दे दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिया गया, थोड़ा सा रोक लिया गया। तो कैसे रोका गया? वो ऐसे रोका गया कि उन्होंने बोला कि हम कुछ चीज़ों को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? आपकी शिप कितनी बड़ी है, ठीक। दूसरा, उसमें कितने लोग जा रहे हैं, उसमें क्रू मेंबर कितने हैं, और उसकी लेंथ ऑफ टाइम कितना है ना। यही तो चीज़ें होंगी। देखो क्या, साइज ऑफ द वेसल, नंबर ऑफ पैसेंजर, क्रू, लेंथ ऑफ वोयागे, बस इतना ही है। अब स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग शिप स्टोर सप्लाइड टू इंडियन नेवल वेसल्स। अभी देखो यहाँ पर ना हमने एक एक्सेप्शन देखे थे सेक्शन नंबर 890 का। क्या देखे थे हमने? एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 69 88 में बोलता था कि 90 वाले को छोड़ दो, बाकी के लिए मेरी बात सुनो। तो 90 वाले क्या हैं जिनको हमने छोड़े थे? तो ये नेवल वाले। अब जैसे ही नेवल का नाम आया, सब चीज़ भाई सबको इनको एग्जाम्पशन दे दो, ये हमारी नेवी है, इसको एग्जाम्पशन नहीं दोगे तो किसको दोगे? Following are special provision in relation to supply of stores to naval vessels. Imported stores for the use in ship of the Indian Navy may without payment of duty be consumed on board the ship of Indian Navy. Imported stores for use in ship of Indian Navy. अगर imported stores को आप यूज कर रहे हो शिप में इंडियन नेवी के, तो वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी कर सकते हो। Imported stores supplied free by the government for the use of crew of a ship of Indian Navy in accordance with their condition of service may be supplied without payment of duty to be consumed on board of ship of Indian Navy। इसको भी आप कर सकते हो अगर गवर्नमेंट ने फ्रीली दिए तो। The provision of section number 69 वो जो हमने वहाँ पढ़े थे, shall apply as they apply to other goods. However, they will be entitled to a drawback of the whole of the duty of custom if paid therein instead of 98% alone otherwise applicable। सेक्शन नंबर 69 और 10 में जो कवर होते हैं उनको आपको 98% से नहीं, पूरी की पूरी वापस हो जाएगी ड्यूटी, ठीक। एक बार शुरू से देख लेते हैं जो हम यहाँ पर फंस रहे हैं ना। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 69 एंड चैप्टर 10 सेक्शन नंबर 88 क्या बोलता है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट provision of 69 and chapter 10 shall apply to stores other than those covered by section number 90। ये वाले प्रोविजन सभी पे अप्लाई होंगे सेक्शन 90 वाले को छोड़ के। थस इट फॉलोज, देखो सेक्शन नंबर 69 क्या बोलता है कि ये अलाउ कर देता है वेयर हाउस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर है तो फ्रॉम वेयर हाउस। यानी अगर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी दे दोगे तो फिर उसके बाद आप वेयर हाउस गुड्स को ले जा सकते हैं। Thus, no import duty is paid on such goods। उन गुड्स पर कोई import duty पे नहीं होती। By virtue of section number 88, this benefit is available to warehouse goods if they are taken on board any foreign going vessel or aircraft at the stores। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तो यही समझ में आया कि सेक्शन नंबर 69 को अप्लाई करने के लिए सेक्शन नंबर 88 यूज होता है, और 69 ये बोलता है कि वेयर हाउस गुड्स को
वेयर हाउस गुड्स को पेमेंट ऑफ ड्यूटी के बाद आप वापस ले जा सकते हो एक्सपोर्ट के। और यही बेनिफिट दिया गया है, अवेलेबल कराया गया है अगर वो फॉरेन गोइंग वेसल में या फिर एयरक्राफ्ट में एज ए स्टोर जा रहा है तो। ये बेनिफिट क्या है मुझे नहीं समझ आया। फर्दर एज पर 74 वेयर ड्यूटी पेड इम्पोर्टेड गुड्स आर एक्सपोर्टेड। अब जिस जो अगर इम्पोर्टेड गुड्स हैं जिस पर अपने ड्यूटी पे की उसको अगर आप एक्सपोर्ट कर दे रहे हो 2 साल में तो फिर उस पर 100% वापस 98% ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, लेकिन फ्यूल और लुब्रिकेंट में आप 100% क्लेम कर सकते हो। इतना ही मेरे को समझ आया है फिलहाल। ठीक है, तो अब इस पूरे चैप्टर में बस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बची है, बैगेज। इसको हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे।